ओटाइटिस मीडिया यानी ओटाइटिस आइटिस जहाँ भी लगा आ जाए समझ जाइएगा कि यह संक्रमण को इन्फ्लामेशन को बताता है। तो ठीक है, ओटाइटिस ठीक है। मीडिया मतलब मध्य, ठीक है, मध्य कान का संक्रमण। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मध्य कान का संक्रमण क्या होता है। ओके, MSN2 का यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको डिटेल्स में देखते हैं। फिर से वही बात, चूँकि यह एक कंडीशन है, यह एक समस्या है, यह एक बीमारी है, तो इसमें हम लोग पहले परिभाषा देखेंगे, देन उसके बाद इसका कारण देखेंगे, ठीक है, इसका जो है लक्षण देखेंगे, इसका जो है हम जटिलता निदान देखेंगे, इसमें उपचार देखेंगे, ठीक है। और अगर इसमें प्रकार होगा कि यह इतने प्रकार का होता है तो प्रकार को भी लिख देंगे, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन, ओटाइटिस मीडिया जिसे मध्य कान मिडिल ईयर का संक्रमण या सूजन कहते हैं, ठीक है। यह विशेष रूप से बच्चों में अधिक पाया जाता है, लेकिन वयस्कों में भी हो सकता है। यह संक्रमण बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है, ठीक है, और अक्सर सर्दी जुकाम के बाद विकसित होता है। तो ये क्वेश्चन, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यह आपको चाइल्ड हेल्थ में भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, चाइल्ड हेल्थ में भी पूछ सकता है। और यहाँ पे मैं पढ़ा दे रहा हूँ तो चाइल्ड हेल्थ में नहीं पढ़ाऊँगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो चाइल्ड हेल्थ में भी पूछेगा, और क्वेश्चन में बस अंतर कुछ नहीं होता है। यहाँ पे मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो ये एडल्ट में अगर MSN में पूछेगा तो एडल्ट के हिसाब से लिखेंगे। सेम क्वेश्चन अगर चाइल्ड हेल्थ में पूछता है तो वहाँ पे बच्चे के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओटाइटिस मीडिया क्या है, तो यह एक मध्य कान का संक्रमण है जो बच्चों में भी अधिक पाया जाता है और वयस्कों में भी हो सकता है। यह संक्रमण बैक्टीरिया वायरस के कारण होता है और अक्सर यह सर्दी जुकाम के बाद विकसित होता है। तो ये ओटाइटिस मीडिया जो है आपका हो गया, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया का अगर डिफिनीशन में देखूँ तो ओटाइटिस मीडिया वह अवस्था या एक असमान अवस्था है जिसमें कान के पर्दे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पीछे स्थित मध्य कान में सूजन या संक्रमण हो जाता है, ठीक है। ये जो परिभाषा है, डिफिनीशन है ओटाइटिस मीडिया का, यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें कान के जो पर्दे होते हैं, उस जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, इसके पीछे जो मिडिल ईयर होता है, उस मिडिल ईयर में सूजन या संक्रमण हो जाता है, जिसे हम लोग ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। ओके, आगे है यहाँ पे कारण। किसी भी बीमारी, किसी भी संक्रमण या किसी भी अवस्था का कारण होता है, ठीक है। कारण में मैं बात करूँ तो इसमें बैक्टीरियल वायरल होता है। तो बैक्टीरियल और वायरल की बात मैं करूँ तो देखिए, बैक्टीरिया में होता है स्ट्रेप्टोकोकस होता है, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस होता है, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या स्ट्रेप्टोकॉकी होता है, एक स्टेफाइलोकोकस और ये जो है निमोनिया होता है। तो यहाँ पे बैक्टीरियल संक्रमण में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई या स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनियाई या स्ट्रेप्टोकोकी होता है, ठीक है। तो ये सब बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया के कारण होगा, ठीक है। अगर वायरल इन्फेक्शन होता है तो अक्सर ये सर्दी जुखाम के बाद वायरल होता है और सर्दी जुखाम के बाद यह ओटाइटिस होता है। ऑस्टिचेन ट्यूब ब्लॉकेज, बच्चों में यह ट्यूब छोटी और सीधी होती है जो ब्लॉक होने के कारण जो है इन्फ्लामेशन उत्पन्न होता है। तो बच्चों में होने का कारण तो ये सब होगा ही। एक बच्चों में ऑस्टिन चेन ट्यूब ब्लॉकेज होने के कारण बच्चा में यह जो है होता है ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। आगे है एलर्जी के कारण भी हो सकता है, बार बार सर्दी लगना ये भी हो सकता है, बोतल से दूध पिलाना, ठीक है, धूम्रपान के धुएं का संपर्क। तो जो भी रीजन है, रीजन सब चीज़ हो सकता है, ठीक है। और रीजन में बच्चा में अगर लिखेंगे तो ये ज़रूर लिखेंगे ऑस्टिचियन, ठीक है ना, ऑस्टिचियन ट्यूब ब्लॉकेज, यह जरूर लिखेंगे कारण में, ठीक है। बाकी बैक्टीरियल वायरल ये सब तो होगा ही, एलर्जी होगा ही होगा। बोतल से दूध पिलाना बच्चों को ये भी कारण होता है। तो देखिए, बोतल से दूध पिलाना बच्चों के ही कंडीशन में लिखेंगे, एडल्ट में ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि एडल्ट को आप दूध थोड़ी ना बोतल से पिलाइएगा। तो ये एडल्ट में हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है।
आगे आता है जोखिम फैक्टर है, इसका रिस्क फैक्टर किस में ज़्यादा होता है? तो 5 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों में ज़्यादा रिस्क होता है इसका। डे केयर में रहने वाले बच्चों में ज़्यादा रिस्क होता है। कम इम्यूनिटी सिस्टम वाले में ज़्यादा होता है। कुपोषण वाले में ज़्यादा होता है। ठंडा मौसम में ज़्यादा होता है। तो ये सब रिस्क फैक्टर है कि छोटे बच्चों में ज़्यादा ये रिस्क होता है, डे केयर में रहने वाले बच्चों में ज़्यादा, कम इम्यूनिटी सिस्टम जिसका मजबूत नहीं है उसमें ये होता है, कुपोषण वाले बच्चे में, ठंडा मौसम में ये सब कारक ज़्यादा होता है कुपोषण। ठीक है, चलिए अब अक्सर एग्जाम में पूछता है ओटाइटिस मीडिया के प्रकार। तो ओटाइटिस मीडिया के दो मेन प्रकार होता है। कौन कौन होता है? एक होता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट होता है जो अचानक से तेज़ी से हमला करता है, अचानक से हमला करता है, अचानक शुरू होने वाला ये संक्रमण है। तेज़ दर्द और बुखार होता है, लेकिन एक्यूट वाला जल्दी से तेज़ी से आता है तो तेज़ी से यह चला भी जाता है, जल्दी से चला भी जाता है। ठीक है, तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया अचानक शुरू होने वाला संक्रमण है। तेज़ दर्द और बुखार के साथ यह आता है, अचानक व्यक्ति में हमला करता है। ठीक है, यानी अचानक से दर्द, अचानक से कान में सूजन, सुनाई कम पड़ना, ये सब शुरू हो सकता है। समझ गए? दूसरा है यहाँ पे क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया जो होता है यह लंबे समय तक कान से मवाद बहेगा, कान में दर्द होगा, कान के पर्दे में छेद हो सकता है। तो ये क्रॉनिक जो होता है यह लंबे समय से कान में समस्या होने के कारण आपको ये कान में होता है और ये लंबे समय तक रहता है। और कोई भी बीमारी लंबे समय तक रहता है तो वह काफ़ी उस जगह के लिए खतरनाक होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कान में समस्या क्रॉनिक लंबे समय से है तो कान में छेद हो सकता है, लंबे समय से मवाद बहेगा, सुनाई देना बंद हो सकता है, तमाम जो है हो सकता है क्रॉनिक में। ठीक है, तो बेसिकली दो प्रकार के ओटाइटिस मीडिया, एक एक्यूट, ठीक है, अचानक होने वाला, और एक होता है क्रॉनिक। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे रोग जनन, पैथोलॉजिकल रोग। ठीक है, रोग जनन, पैथोफिजियोलॉजी, कैसे ये होता है, रोग कैसे जनन करता है बॉडी में। सर्दी या संक्रमण होगा, उससे ऑस्टिचियन ट्यूब बंद होगा। ठीक है, उसके बाद मध्य कान में द्रव जमा होने लगेगा, फिर बैक्टीरियल वृद्धि होगा उसमें, फिर सूजन और दबाव बढ़ेगा, फिर दर्द और कभी कभी नाक का पर्दा फट भी सकता है। तो ये बीमारी होता है, सर्दी या संक्रमण होगा, या तो संक्रमण हो सकता है या सर्दी होगा। वह जो है उससे होता यह है कि ऑस्टिचियन जो ट्यूब होता है बंद हो जाता है। जो ऑस्टिचियन ट्यूब बंद हो जाता है तो मध्य कान में द्रव जमा होने लगता है। ठीक है, जमा होने से वहाँ पे बैक्टीरिया वृद्धि ज़्यादा होने लगता है, फिर वहाँ पे सूजन और दबाव बढ़ता है, और फिर दर्द और कभी कभी कान का पर्दा फट जाता है। ठीक है, तो ये होता है रोग होने की प्रक्रिया, रोग जनन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लक्षण, क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर कहने का मतलब होता है कि बच्चों में क्या लक्षण दिखते हैं। देखिए, क्लिनिकल फीचर अगर आपसे चाइल्ड हेल्थ में क्वेश्चन पूछ देगा तो ध्यान रखिएगा, कान में दर्द होगा, बुखार लगेगा। ठीक है, क्योंकि दर्द से बुखार लगता ही लगता है। चिड़चिड़ापन होगा, दूध पीने में बच्चे को कठिनाई होगा, बच्चा कान खींचेगा, संतुलन बिगड़ेगा। तो ये सारा समस्या बच्चे में हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि सुनाई भी कम दे सकता है। समझ गए? तो बच्चों में ये सारा लक्षण देखने को मिलता है। वयस्कों में मैं बात करूं तो वयस्कों में कान में दर्द, सुनने में कमी, कान से मवाद आना, सिर दर्द करना, संतुलन बिगड़ना, ये सब जो है, देखिए चाहे बच्चा हो चाहे सियाना हो, ठीक है, कोई ज़्यादा लक्षण में अंतर नहीं होगा। यहाँ भी वयस्क भी चिड़चिड़ा सकता है। संतुलन अगर बिगड़ेगा, क्योंकि कान संतुलन भी बनाने का काम करता है, तो अगर संतुलन बिगड़ेगा तो व्यक्ति भी चिड़चिड़ा हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है। सुनाई कम वयस्क को भी दे सकता है, बच्चे को भी कम दे सकता है। दर्द वयस्क को भी हो सकता है, दर्द बच्चे को भी हो सकता है, और उससे रिलेटेड सिर दर्द बच्चे में भी वयस्क में भी हो सकता है। मवाद दोनों में से किसी को आ सकता है। दर्द रहने से बुखार भी आ सकता है दोनों को। तो लक्षण में कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है, अब आती है यहाँ पे जांच। अब किसी भी बीमारी के कारण लक्षण के बाद निदान आता है, डायग्नोसिस
साइनोसिस आता है। तो देखिए कान की जांच करने के सबसे बेहतरीन कोई इक्विपमेंट है वह ओटोस्कोप है। ओटोस्कोप से कान के पर्दा लाल और उभरा हुआ होता है, हम इससे जो है जांच करते हैं, ओटोस्कोप से कान की जांच करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग टिम्पैनोमेट्री करते हैं, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग टिम्पैनोमेट्री करते हैं। ऑडियोमेट्री सुनने की जांच है जिससे श्रवण क्षमता का पता चलता है। सीटी स्कैन जटिल मामलों में कान का सीटी स्कैन होकर अंदरूनी चीज़ें को पता चल पाता है कि आखिर अंदर में क्या समस्या है, ठीक है। तो ये सब जांच होता है। इन्फेक्शन के लिए ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ब्लड की जांच भी होती है, तो इसको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें ब्लड जांच जरूर इंक्लूड करें। आगे आता है उपचार ट्रीटमेंट की मैं बात करूं तो देखिए ट्रीटमेंट में अब हम लोग जैसे ही उपचार में आते हैं तो दो चीज़ सोचते हैं, एक मेडिकल ट्रीटमेंट, एक सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो पहले तो मेडिकल ट्रीटमेंट सारे बीमारी में होता है, ठीक है। अब अगर उस बीमारी में सर्जिकल भी संभव है तो सर्जरी भी होगा, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होगा। अगर नहीं संभव है सर्जरी तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उपचार में मेडिकल और सर्जिकल दोनों संभव है। तो मेडिकल में औषधीय उपचार में एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे एमॉक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, एमिकासिन सारा चलता है, ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक मेडिसिन चलते हैं। दर्द के राहत के लिए पैरासीटामोल, एबुप्रोफेन ये सब चलता है। नजल डीकॉन्जेस्टेंट समझ गए, जो कान बहता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप भी देते हैं, तो वो ड्रॉप भी चलता है, एंटीबायोटिक ड्रॉप भी होता है, बात समझ गए, सारा चीज़ होता है। तो बेसिकली हम इसमें एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक देते हैं, और नजल अगर नाक जाम हो रहा है, संतुलन बिगड़ रहा है तो उसके लिए जो भी सपोर्टिव थेरेपी होता है देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे संतुलन बिगड़ेगा कान के समस्या से तो वोमिटिंग भी होगा, तो वोमिटिंग के कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एंटी इमेटिक ड्रग देते हैं, समझ गए ना। तो वो जितना हो सके मेडिकल ट्रीटमेंट हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। सपोर्टिव सहायक लक्षण जो होता है सबको दवाई देते हैं, वो मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। आगे आता है शैल चिकित्सा। अब सर्जरी में मेनली ये जो बीमारी है ओटाइटिस मीडिया, ज़्यादा गंभीर होने पर सर्जिकल प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। सर्जिकल प्रोसेस में पहले होता है मैरिंगोटोमी, छोटा छिद्र बनाकर द्रव निकाला जाता है, ठीक है। जो मैरिंगोटोमी होता है इसमें सर्जरी छोटा छिद्र बनाकर जो अंदर द्रव इकट्ठा है, पस इकट्ठा है मिडिल ईयर में, उसको निकाला जाता है, समझ गए। उसके बाद दूसरा सर्जरी होता है ग्रोमेट इंसर्शन, जिसमें वेंटिलेशन ट्यूब लगाया जाता है, और ये दो प्रक्रिया जो है आपको किया जाता है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको और भी बता देता हूँ। पहला तो मैरिंगोटोमी हो गया, दूसरा इसमें सर्जरी जो होता है वह सर्जरी होता है टिम्पेनोप्लास्टी, ठीक है। क्या होता है, टिम्पेनोप्लास्टिक, समझ गए। इसमें देख लीजिए टिम्पेनोप्लास्टी में होता क्या है, टिम्पेनोप्लास्टी, ठीक है। टिम्पेनोप्लास्टी में होता ये है, मैं बता दूं, टिम्पेनोप्लास्टिक में जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है, जहाँ पे आपको ईयर ड्रम होता है, समझ गए। इसमें ईयर ड्रम को क्या किया जाता है, जो डैमेज ईयर ड्रम होता है उसको क्या किया जाता है कि उसको रिपेयर किया जाता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को रिपेयर किया जाता है टिम्पेनोप्लास्टी में, ठीक है। तो तीसरा सर्जरी टिम्पेनोप्लास्टी। चौथा जो प्रोसीजर होता है वो होता है ऑस्टेचियन ट्यूब डिलेशन, ठीक है। ऑस्टेचियन ट्यूब डायलेशन में होता यह है कि जो ऑस्टेचियन ट्यूब जो ब्लॉक हो गया है, और ब्लॉक होने से जो पस मवाद इकट्ठा हो गया है मिडिल ईयर में, तो उसमें एक बैलून की सहायता से ऑस्टेचियन ट्यूब को खोला जाता है, ठीक है, डायलेट किया जाता है, जिससे जो पस है बाहर निकल जाता है। तो ये जो है ये सब आपका प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर है, ठीक है। अब रही बात इसकी जटिलता, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो देखिए हर एक बीमारी का कॉम्प्लिकेशन होता है नहीं दिखाने पर। तो नहीं दिखाने पर जटिलता में जैसे मास्टोइडाइटिस, कान में समस्या है मिडिल ईयर में, वह कान की समस्या नीचे जो मास्टोइड प्रोसेस है वहाँ तक इन्फेक्शन फैल सकता है। मास्टोइड प्रोसेस एक बोन होता है वहाँ तक फैल जाएगा,
जिसे मस्टोइडाइटिस होता है, पढ़ा चुके हैं। हियरिंग लॉस हो सकता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में घाव हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, ब्रेन में अब्सेस यानी ब्रेन में घाव हो सकता है। तो ये सब गंभीर मामला का जटिलता है, इसलिए ओटाइटिस मीडिया में तुरंत ट्रीटमेंट कराना चाहिए। आगे इसका अब निवारण प्रिवेंशन क्या है, तो प्रिवेंशन यही है कि अगर आप बच्चे के लिए लिख रहे हैं तो बच्चा में स्तनपान को बढ़ाएं, ठीक है। टीकाकरण कराएं न्यूमोनोकोकल वैक्सीन के लिए। धूम्रपान से बचाना चाहिए, स्वच्छता बनाए रखें, बच्चे को लेटाकर कभी भी जो है क्या करें, दूध नहीं पिलाना चाहिए। तो ये सब प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन में जो चीज़ हो हम लोग सारा उपाय करते हैं ताकि कोई भी बीमारी ना हो सके। ओके, अब आ गया नर्सिंग प्रबंध। तो यहाँ पे मेडिकल और सर्जरी दोनों पॉसिबल है, तो उस अकॉर्डिंग आपको नर्सिंग प्रबंध दोनों को हिसाब से मिला के लिखते हैं कि दर्द के आकलन के लिए दर्द की दवाइयाँ देते हैं, ठीक है। दवा समय पर देना, कान साफ रखना, माता पिता को शिक्षा देना, जटिलताओं को निगरानी करना, सर्जरी से पहले मरीज को तैयारी करना, ठीक है। सारा रूटीन चेकअप कराना, प्री एनेस्थेटिक चेकअप कराना, ठीक है। उसके बाद ड्रेस बदलना, ओटी में ले जाना, ओटी में सारे वाइटल का मॉनिटरिंग करना, समझ गए। सर्जन को असिस्ट करना, फिर ओटी के बाद सारे प्रिस्क्राइब मेडिसिन देना, मरीज के साफ सफाई का ख्याल रखना, न्यूट्रिशन का ख्याल रखना, समझ गए। सर्जरी साइट को हमेशा देखरेख करना और ड्रेनेज करना। तो ऐसे जो भी हो आप तमाम नर्सिंग देखभाल हम लोग बीमारी के हिसाब से लिखते हैं, समझ गए। तो ये हो गया अपना आज का क्वेश्चन ओटाइटिस मीडिया समापन, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया मतलब मध्यकान की संक्रमण, जिसमें सर्जरी के 3-4 सर्जरी होता है, याद रखिएगा। टिम्पेनोप्लास्टी होता है, ठीक है। ऑस्टेचियन ट्यूब डायलेशन होता है, मैरेंगटोमी होता है, समझ गए। तो ये सब सर्जरी होता है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।